आई एम शैव्या। उम्मीद है कि आप सब स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और आपकी स्टडीज़ बहुत अच्छी चल रही होगी। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। इस चैनल पे बहुत सारे वीडियोस और डले हुए हैं रिगार्डिंग कंप्यूटर से रिलेटेड, हो जीके जीएस हो मैथ्स हो, तो आप उस सबको भी चेकआउट कर सकते हैं। लास्ट क्लास में मैंने क्वेश्चन नंबर 222 तक कराया था। ठीक है, इसमें हम क्वेश्चन नंबर 223 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 223 क्या बोल रहा है? द कंप्यूटर साइज वाज वेरी लार्ज इज, मतलब द साइज ऑफ कंप्यूटर वाज वेरी लार्ज इन। ठीक है, मतलब कंप्यूटर का जो साइज था वो सबसे लार्ज, मतलब वेरी लार्ज, मतलब सबसे बड़ा साइज किस वाले जनरेशन में था? तो वो था क्या? फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में था। एक्चुअली क्या था, फर्स्ट जनरेशन में कंप्यूटर जितने भी यूज हुए थे उनका साइज जो था वो पूरा रूम जितना साइज, रूम के साइज के बराबर था। मतलब रूम का जो साइज होता है, बिल्कुल उस साइज का क्या था, कंप्यूटर का साइज हुआ करता था, बहुत ही बड़ा। पूरा एक रूम का जो स्पेस होता है ना, बड़ा सा रूम, ऐसे नहीं छोटा, उतना बड़ा क्या हुआ करता था, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर का साइज था। और फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में जो मेन कंपोनेंट यूज हुआ था वो क्या था? तो जो मेन कंपोनेंट यूज हुआ था उसका नाम क्या था? वैक्यूम वैक्यूम ट्यूब्स। ये एग्जाम में हमेशा पूछता है तो याद रखेंगे, ठीक है, तो वीटी करके याद रखेंगे। सेकेंड जनरेशन में, तो सेकेंड जनरेशन में आपका यूज हुआ था ट्रांजिस्टर, ठीक है। थर्ड जनरेशन में आईसीस, मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट्स, ठीक है। फोर्थ जनरेशन में आपका हुआ है माइक्रो प्रोसेसर। और अभी फिफ्थ जनरेशन जो अभी चल रहा है तो वो आपका चल रहा है एआई बेस्ड, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। या इंटेलिजेंट भी कह सकते हैं, ठीक है। तो अपने मेन क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, इसमें हो जाएगा फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, बिकॉज फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर का जो साइज था वो बहुत ही ज़्यादा लार्ज था। क्वेश्चन नंबर 224, व्हाट इज द एक्सटेंशन टाइप ऑफ एक्सेल 2007? अब एक्सटेंशन क्या होता है? पहली बात तो एक्सटेंशन, जो भी आप डॉक्यूमेंट सेव करते हैं, किसमें? अगर एमएस वर्ड में सेव कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये डॉक्यूमेंटेशन के लिए होता है। डॉक्यूमेंटेशन मतलब आपको क्या लिखना है, आपको कुछ बुक लिखना है, आपको कोई पोयम लिखना है, आपको कोई थ्योरी थेसिस, किसी भी टाइप का डॉक्यूमेंट जिसमें टेक्स्ट इन्वॉल्व होता है, और ग्राफिक्स, जिसमें टेक्स्ट मतलब लिखना प्लस ग्राफिक्स मतलब पिक्चर्स वगैरह हो, तो उसको ही कहते हैं डॉक्यूमेंटेशन। तो जो एक्सेल फाइल होता है, एक्सेल यहाँ पे जो दिख रहा है आपका एक्सेल 2007, तो पहली बात तो एक्सेल, ये जो एक्सेल होता है ये किस टाइप का ऑपरेटिंग सिस्टम है? सॉफ्टवेयर है, सॉरी ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं, सॉफ्टवेयर है। तो ये आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होता है जो कंप्यूटर के साथ आपको नहीं मिलता है बाय डिफॉल्ट। ये बाय डिफॉल्ट नहीं मिलता है, ये आपको सिस्टम में डलवाना पड़ता है ऊपर से, बाहर से, ठीक है। या तो इसके लिए आपको पैसे लगते हैं, या तो आप पैसा लेके सॉफ्टवेयर खरीद सकते हैं, फिर अपने सिस्टम में इंस्टॉल करते हैं। नहीं तो आपको अगर कहीं से मिल जा रहा है सॉफ्टवेयर तो आप पेन ड्राइव में लेके अपने सिस्टम में इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। और जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है वो मेन ऑपरेटिंग सिस्टम पे चलता है, ओएस पे चलता है, ठीक है। ये ओएस पे क्या होता है, रन होता है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। और क्या करता है, आपके काम को, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है आपके काम को आसान कर देता है, बहुत इजी कर देता है, ठीक है। इजी कैसे करता है? जैसे कि सपोज नोटपैड होता है, नोटपैड, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये सिस्टम में बाय डिफॉल्ट होता है। आप चेक करेंगे अपना लैपटॉप, तो ये सिस्टम में आपका बाय डिफॉल्ट है, मतलब आपने सिस्टम जब खरीदा था तब आपके पास ये पहले से था उस सिस्टम में। तो ये नोटपैड में भी क्या होता है, हम लोग लिखने का काम करते हैं, राइटिंग के लिए काम में आता है। कोई
जैसे डायरी होता है ना, डायरी में हम क्या करते हैं, कुछ भी याद आ रहा है, कुछ भी थॉट है, कुछ भी नोट्स है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसको फटाक से लिख लेते हैं। तो वैसे ही होता है नोटपैड, ये बाय डिफ़ॉल्ट होता है। इसमें भी हम क्या करते हैं, लिखने का काम करते हैं, डॉक्यूमेंटेशन का काम करते हैं, टेक्स्ट लिखने का काम करते हैं। तो ये आपका फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा फीचर्स नहीं होते जैसे कि एमएस वर्ड में होता है। एमएस वर्ड में जितने फीचर्स मिल जाएंगे, फीचर्स मतलब जैसे कि आपको, आप जिस फॉर्मेट में चाहे उस फॉर्मेट में सेव कर सकते हैं। फॉर्मेट मतलब जैसे पीडीएफ में सेव कर सकते हैं, वर्ड में सेव कर सकते हैं, एक्सएमएल में सेव कर सकते हैं। तो ये सब फॉर्मेट है सेव करने का। और भी बहुत सारे फीचर है एमएस वर्ड के। तो एमएस वर्ड का मैं एक्चुअली मैं क्लास भी ले रही हूँ। आप इसी चैनल पे प्लेलिस्ट बना हुआ है एमएस वर्ड का, वहाँ पे मैं आपको प्रैक्टिकल एकदम होता है ना, जैसा आप अगर लैपटॉप पे आप करते, सिस्टम पे करते, बिल्कुल मैं वैसा करके आपके सामने दिखा रही हूँ। तो आप उसको भी चेकआउट करेंगे। एमएस वर्ड में बहुत सारे फीचर्स है, आप उसको उस क्लास को अटेंड करेंगे तो आपको फ़र्क दिख जाएगा एमएस वर्ड में और नोटपैड में। ठीक है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है कि आपको बहुत सारे अदर्स फीचर्स देता है, आपके काम करने के जो तौर तरीका होता है उसको बहुत ईजी कर देता है, बहुत आसान कर देता है। ठीक है। एक्सेल में किस फॉर्मेट में सेव होता है, तो ये होता है डॉट एक्स एल एस एक्स, याद रखेंगे। जैसे कि डी ओ सी, ये डॉक्यूमेंट में सेव होता है, तो एक्सेल में एक्स एल एस एक्स ऐसे याद रखेंगे। ये डॉक्यूमेंट एम एस वर्ड का है, एम एस वर्ड, ये एम एस वर्ड का है, और ये आपका एक्स एल एक्स एम एल का है। ठीक है। एक बार मैं आपके लिए क्लीन कर देती हूँ, बहुत गजमुज हो गया है। होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 225 देखते हैं। कलेक्टिंग पर्सनल इंफॉर्मेशन एंड इफेक्टिवली पोजिंग एज अनदर इंडिविजुअल इज नोन एज द क्राइम ऑफ। जैसे कि क्या बता रहा है क्वेश्चन, पूछ क्या रहा है कि कलेक्ट करना किसी का पर्सनल इंफॉर्मेशन, ठीक है, किसी का पर्सनल इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना और उसको इफेक्टिवली पोजिंग एज अनदर इंडिविजुअल, और ऐसा सामने बताना कि आप दूसरे इंडिविजुअल हैं। मतलब जैसे कि जस्ट सपोज कि ये मैं हूँ और ये है कोई अनजान एक्स, ये हूँ मैं ए और ये है कोई एक्स मैन। तो एक्स मैन ने क्या किया, मेरा पूरा आइडेंटिटी चुरा लिया। आइडेंटिटी मतलब मेरी जो भी आइडेंटिटी थी, मेरा जो नाम था, मेरा जो पासवर्ड था, मेरा जो पिक्चर था, फोटो था, सब कुछ इसने चुरा लिया। अब उसके बाद ये अब एक्स एंड ए बन गया, मतलब मेरा नाम नहीं, मेरा मेरा कैरेक्टर है, वो क्या कर रहा है, लोगों के सामने दिखा रहा है कि मैं ही ए हूँ। बट ए तो नहीं है, ए तो एक्स है। इसी को क्या कहते हैं, आइडेंटिटी थेफ्ट। मतलब जो पूरी तरह से किसी का आइडेंटिटी चुरा ले उसको कहते हैं आइडेंटिटी थेफ्ट। तो ये भी क्या होता है, ये भी एक साइबर क्राइम है। साइबर क्राइम है। साइबर क्राइम मतलब जो भी रिलेटेड होता है किससे, आपका इंटरनेट से। इंटरनेट से जैसे कि आप पिसिंग होता है, ठीक है, पिसिंग हो गया। फिर क्या होता है, अभी उसने देखा आइडेंटिटी थेफ्ट, किसी का आइडेंटिटी चुरा कर एज ए प्रिटेंड करना, एज ए दूसरे को दिखाना कि मैं तो वो हूँ। और उससे क्या होगा कि सामने वाले को लगेगा अरे वो ये तो सैब्या है, तो चलो इसको सारा इन्फॉर्मेशन दे देते हैं क्योंकि ये मांग रही है, क्योंकि ये तो मेरी जान पहचान की है। बट ऐसा होता नहीं है। तो आप लोग भी इस चीज़ से बड़े, आइडेंटिटी थेफ्ट। क्वेश्चन नंबर 226, द अमाउंट ऑफ वर्टिकल स्पेस बिटवीन लाइन्स ऑफ टेक्स्ट इन अ डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड। कह रहा है जो अमाउंट ऑफ वर्टिकल स्पेस, जो वर्टिकल स्पेस जो दिया जाता है दो लाइन के बीच में, ठीक है, किसी भी टेक्स्ट मतलब डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट के बीच में जो स्पेस दिया जाता है, जैसे कि एमएस वर्ड, ठीक है, एमएस वर्ड में हम लोग क्या करते हैं, लिखने का काम करते हैं, राइटिंग का काम करते हैं। तो उसी राइटिंग में जो टेक्स्ट हम लोग लिखते हैं और लाइन के दो लाइन के बीच का गैप को जो छोड़ा जाता है, जो स्पेस दिया जाता है, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं लाइन स्पेसिंग। तो ये तो सिंपल है कि लाइन के बीच का स्पेस है इसलिए लाइन स्पेसिंग। ठीक है। लाइन स्पेसिंग, लाइन के बीच का स्पेस, दो टेक्स्ट जो हमने लिखा उस दो टेक्स्ट के बीच का स्पेस को कहते हैं लाइन स्पेसिंग। क्वेश्चन नंबर 227, ए कंप्यूटर कैन नॉट बूट इफ इट डज नॉट हैव द। कंप्यूटर खुद से बूट नहीं कर सकता या नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा, जब उसके पास क्या नहीं होगा, जब उसके पास ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा। बिकॉज बूटिंग जो होता है ये हमेशा ऑपरेटिंग सिस्टम पे ही रन होता है, ओएस पे ही रन होता है। और कोई भी सिस्टम
कोई भी सिस्टम, कोई भी कंप्यूटर, कोई भी लैपटॉप, आपका सबसे पहले क्या उसमें ओएस ही डलता है, ऑपरेटिंग सिस्टम ही डलता है ना। ओएस डलने का मतलब जैसे कि किसी के पास होता है मैकबुक है, मैकबुक, ठीक है, मतलब एप्पल का, जिसमें क्या होता है आईफोन, एप्पल जैसे जानते हैं वो, और किसी का होता है एंड्रॉयड, जैसे कि हमारा जो लैपटॉप, अगर मैं काम कर रही हूँ तो मेरे पास क्या है, विंडोज़ है, तो विंडोज़ क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये क्या एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। मैंने जब सिस्टम खरीदा और सिस्टम खरीदने के बाद जो सबसे पहले अपने सिस्टम में डाला, तो उसको कहा मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम, क्योंकि इसी के ऊपर सारा आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, उसके बाद होगा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ये सब क्या होता है, रन होता है, ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। तो बूटिंग क्या होता है, बूटिंग जब सिस्टम आप पहली बार ऑन करते हैं, जैसे कंप्यूटर आपने फर्स्ट टाइम ऑन किया, ऑन करने के बाद जो सबसे पहला प्रोग्राम रन होता है उसी को कहते हैं बूटिंग। बूटिंग में क्या होता है, बूटिंग में चेक होता है कि सिस्टम के अंदर जितना भी हार्डवेयर वो सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। और बूटिंग का प्रोसेस जो होता है वो बहुत फास्ट होता है, ठीक है, क्योंकि आपको ऑन करते हुए आपको सारा सिस्टम क्या दिखना चाहिए, काम करते हुए दिखना चाहिए। अब वो ले लेगा एक पूरा 1 घंटा और 1 दिन, तब तो हो गया, तब तो आज ऑन किए हैं कल का इंतजार कीजिए आप, ऐसा तो नहीं होता है। इसलिए बूटिंग जो प्रोग्राम होता है वो बहुत जल्दी रन करता है, जैसे ही सिस्टम ऑन करेंगे सबसे पहले बूटिंग ही काम करेगा। वो रन कहाँ करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम में। क्वेश्चन नंबर 228, व्हाट इज द अदर नेम फॉर द प्रोग्राम्ड चिप। प्रोग्राम्ड चिप का अदर नाम क्या है, दूसरा नाम क्या है, तो उसका नाम है LSIC, आप इसको याद रखेंगे, LSIC। क्वेश्चन नंबर 229, ए नॉर्मल CD ROM यूजुअली कैन स्टोर अप टू, जो नॉर्मली जो CD ROM, जो CD हम लोग CD डिवाइस, जैसे कि मैं अपने बारे में बताती हूँ कि जब मैं कॉलेज में थी तो तब क्या था, बुक्स वगैरह में कुछ खरीदती थी तो उसके साथ साथ CD भी दे देता था, उसके फ्रंट वाले अंदर कवर पेज पे चिपका हुआ रहता था। बड़ा मजा आता था कि वाह CD मिला है, अब इसको क्या करेंगे, इसको चलाएंगे वो। और CD साइन भी बहुत बढ़िया करता था, एकदम साइन करता था। और उसको बीच में हम लोग उंगली में लगा के ऐसे विष्णु जी का चक्र जैसे घूमता है उसको भी घुमाया करते थे। बहुत मजा आता था। और कलर भी इस पे काफी डिफरेंट कलर दिखता है। ये तो डोनट्स बन गया, इसमें ऐसे ऐसे लगा देंगे तो ये डोनट्स ही हो जाएगा। खैर, जो CD होता है, कॉम्पैक्ट डिस्क, CD का फुल फॉर्म पहले तो होता है कॉम्पैक्ट डिस्क। और ये क्या है, स्टोरेज के लिए होता है, स्टोरेज डिवाइस है। इसमें क्या करते हैं आप, स्टोर करके रखते हैं डेटा को, मेमोरी को, फाइल को, गाना को, ठीक है। ये कितने MB तक, इसका स्टोरेज कैपेसिटी क्या होता है, ये होता है जनरली 680 MB, मतलब 680 MB, 700 MB, इतने ही MB तक का इसका कैपेसिटी होता है। इसका कॉम्पैक्ट डिस्क, रोम का रीड ओनली मेमोरी। और रीड ओनली मेमोरी जो रोम लिखा हुआ है तो इसका मतलब रीड ओनली मेमोरी। इसका मतलब है कि इस CD में आप सिर्फ क्या कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं, मतलब इसके अंदर जो भी डेटा है उसको आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, बट उसमें एडिटिंग नहीं कर सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि CD के अंदर जो डेटा है उसको आप छेड़खानी करें, उसको आप एडिट कर लें, उसको हटा दें, डिलीट कर दें, नहीं, वो जो दे दिया है CD के अंदर वही है, आप उसके साथ कुछ नहीं चेंज कर सकते हैं। इसलिए वो सिर्फ रीड करने के काम में आएगा, वो राइट नहीं हो सकता है, उसमें आप चेंजेस वगैरह नहीं कर सकते हैं। इसलिए है वो CD रोम 680 से 700 MB तक। तो एग्जाम में अगर 700 वगैरह भी रहे तो वो भी आप टिक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 230, ये लास्ट क्वेश्चन होगा। व्हाट डज DMA स्टैंड फॉर। तो DMA किसके लिए स्टैंड होता है, इसका फुल फॉर्म क्या है, तो डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, ठीक है। DMA भी क्या करता है, बहुत फास्ट काम करता है। जैसे कि अगर आप सिस्टम के पास रिक्वेस्ट आया, और वो किस टाइप का रिक्वेस्ट है, जिसका रिस्पॉन्स बहुत जल्दी चाहिए आपको, जिसमें आप बिल्कुल आपको वेट नहीं करना है, जैसे कि मनी का ट्रांजेक्शन वगैरह होता है, तो क्या आप जब किसी को सेंड करते हैं या कोई मनी आपको भेजता है तो क्या आप इंतजार करते रहते हैं हाथ पे रख के कि अब आ जाएगा, अब आ जाएगा, अब आ जाएगा, ऐसा तो नहीं होता है। जैसे ही उसने ट्रांजेक्शन को क्या किया, ओके किया, तो आपके पास मनी तुरंत आ जाना चाहिए। तो उस केस में क्या होता है, बहुत फास्ट एक्सेस चाहिए, मतलब बहुत ही तेजी से क्या करना चाहिए, प्रोसेसर को काम करना चाहिए। तो उसके लिए DMA यूज होता है, जो कि डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, वो मेमोरी लाके देता है जहाँ पे क्या होता है, स्पेस होता है, ताकि आपके रिक्वेस्ट को रखा जा सके और आपके रिक्वेस्ट को पहुंचाया जा सके, ठीक है।
तो उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। मैं मिलूंगी नेक्स्ट क्लास में। टिल देन आप अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद।